कक्षा 12वीं गणित के असाइनमेंट को देख लेते हैं। तो गणित के असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का परिभाषा लिखे तथा सिद्ध कीजिए कि अवयव ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अवयव ए को हमें सममित अवयव सिद्ध करना है, अवयव बी को हमें विषम सममित अवयव सिद्ध करना है। तो चलो इस सबसे पहले हम इसके परिभाषा देख लेते हैं। देखो परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे सममित अवयव कहलाता है जब ए टी बराबर हो ए का, ठीक है। तो ये सममित अवयव होगा। अब विषम सममित अवयव को देख लेते हैं। तो विषम सममित अवयव कब होगा? एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे विषम सममित अवयव कहलाता है जब ए टी बराबर माइनस ए हो। तो मतलब ए टी का मान क्या प्राप्त होना चाहिए? माइनस ए। अब यहाँ पे समझो ये ए टी है, ठीक है। ये ए टी का मतलब क्या हो गया? ए टी का मतलब मान लो ये ए डैश है, ठीक है, और ये ए है, तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ए टी मैंने लिख दिया है, अगर इसको ए डैश लिखते हैं बराबर ए, तब ये एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ पे ए बराबर मतलब ए डैश बराबर माइनस ए यहाँ पे होगा, तभी क्या होगा? ये सिद्ध हो पाएगा कि ये सममित अवयव है और ये विषम सममित, ठीक है। तो ए टी के स्थान पे आप क्या लिखना? ए डैश लिख लेना बराबर ए, तब क्या होगा? सममित अवयव होगा। और यहाँ पे विषम सममित में किसको लिखोगे? ए डैश बराबर माइनस ए अगर प्राप्त होता है तब ये विषम सममित होगा। चलो अब सिद्ध करते हैं। तो देखो ए और ए डैश, ए का जो मान है जैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही ए डैश का मान प्राप्त होगा, तो वो सममित अवयव होगा। तो देखो सभी मान सेम टू सेम है, इसका मतलब क्या है? ये सममित अवयव है। और देख लो यहाँ पे ए डैश बराबर ए, दोनों मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सममित अवयव है। अब चलो बी को देखते हैं कि वो सममित अवयव विषम सममित अवयव है कि नहीं। तो देख लेते हैं बी का मान क्या है। ये पूरा बी का मान है, ठीक है। तो बी के मान में देखो, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में। इसका मतलब क्या है? कि इसके चिन्ह में परिवर्तन हुआ है। चिन्ह में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये विषम सममित अवयव है। अब विषम सममित अवयव सिद्ध होने के लिए क्या होता है? जैसे कि ए डैश बराबर माइनस ए होगा, तो यहाँ तो बी है, तो मतलब बी डैश बराबर माइनस बी आना चाहिए, तभी क्या होगा? ये विषम सममित अवयव होगा। तो चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो अगर मैं इन सभी में या तो माइनस को गुणा करूँ या तो माइनस बाहर निकाल दूँ। चलो माइनस को मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पे माइनस को गुणा करूँगा तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान है ना, जो माइनस में है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में होगा। इसका मतलब क्या है? कि ये अब पूरा ये अंदर का मान जो है वो बी का मान बन गया, और बाहर में क्या लगा है? माइनस, तो माइनस बी आ गया। इसका मतलब क्या है? कि ये एक विषम सममित अवयव है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यदि डेल बराबर यहाँ पे आपको एक अवयव दिखाई दे रहा है, तो इस अवयव को हमें दर्शाना है कि पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तन करने पर डेल का मान अपरिवर्तित रहता है। तो हमें डेल का मान अपरिवर्तित बताना है, तो इसको कैसे हल करोगे? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा निर्देश बता देता हूँ, ये कैसे हल होगा। पहले हम डेल का मान निकाल लेंगे, ठीक है। डेल का मान निकालने के बाद इसे डेल 1 में चेंज करेंगे, या ठीक है डेल 1 में चेंज करेंगे। तो डेल 1 में चेंज करेंगे तो डेल 1 का मान और डेल का मान दोनों का मान बराबर आना चाहिए, तभी ये क्या होगा? तभी ये सिद्ध हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो पहले डेल के मान निकाल लेते हैं। तो देखो डेल का मान निकालते हैं। तो डेल बराबर यहाँ पे डेल का मान दिया हुआ है, ठीक है, डेल का मान ये है। अब पूरा निकाल लेते हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो विस्तार कर देते हैं। देखो विस्तार कैसे करना है, आपको इस तरह से विस्तार करना है। ये गुणा आपको नहीं लगाना है, ये मैंने समझाने के लिए लगाया था। जब मैं समझा रहा था तो ये बहुत बड़ा वीडियो बना, इसीलिए मैं यहाँ पे समझाने वाले पॉइंट को पूरा हटा दिया हूँ, क्योंकि थोड़ा भी मैं समझाता हूँ तो बहुत लंबा वीडियो खींचा है। इसलिए आप लोग डायरेक्ट आंसर देखते जाओ, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाऊँगा कैसे हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार किया। अब विस्तार करते हैं, कुल मान कितना आ रहा है, मतलब टोटल जो आंसर है वो, तो वो आंसर आ रहा है -28। अब हम डेल 1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो देखो डेल वन के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो यहाँ पे देखो मान जो है वो चेंज हो गया। अब डेल 1 ये कैसे बना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेल 1 ये पंक्ति जो है उसको हमने स्तंभ में लिखा और स्तंभ को हमने पंक्ति में लिखे हैं, इसीलिए ये जो मान है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो डेल 1 ये इस प्रकार से बना। अब इसका भी हमें विस्तार कर लेना है, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो विस्तार करने पर इसका मान कितना आ रहा है चेक करते हैं। अगर इसका मान भी -28 आएगा, इसका मतलब ये सही है। तो देखो यहाँ पे हल करने के बाद टोटल मान कितना आ रहा है -28, इसका मतलब ये है कि
डेल बराबर डेल 1 सिद्ध हुआ। समझ में आ गया ये भी। चलो आगे हल करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण निकायों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आव्यूह विधि से हल करना है। तो चलो देखते हैं आव्यूह विधि क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिए गए समीकरण निकाय, तो ठीक है ये सभी के सभी क्या समीकरण निकाय है। अब समीकरण निकाय के हल करने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना है, ए एक्स बराबर बी, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। अब यहाँ से हमें ए का मान निकालना है। कहाँ से ए का मान निकलेगा, इस वाले से ए का मान निकलेगा। तो ये पूरा का पूरा मान जितने भी नंबर में इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। और ये जो एक्स वाई जेड है ये एक्स का मान होगा और 8 1 4 जो है वो बी का मान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए का मान, एक्स का मान और बी का मान प्राप्त हो गया। अब हम ए के मान पूरा निकाल लेते हैं। ए का मान कितना होगा, तो विस्तार कर दो इसका। तो विस्तार करते हैं तो -17 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर -17 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम ए डी जे ए के मान निकाल लेते हैं। तो ए डी जे ए का मान कैसे निकालते हैं, तो देखो 1 1, ठीक है 1 2, ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है 1 3, तो इसको आप बस आप क्या करना है, हल करना है। ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3। तो यहाँ पे जब हम हल करते हैं तो ये मान सब प्राप्त हो रहा है। देखो इसके बाद देख लेते हैं A21। देखो A21 का मान क्या है, यहाँ पे इसको हल करें तो यहाँ पे इसका मान प्राप्त हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे 22 का मान देख लो, ये रहा 22 का मान। ठीक है, ये 22 का मान है, ये 23 का मान है और ये 31 का मान है, फिर 32 का मान है, फिर 33 का मान है। इसके बाद ए डी जे, ठीक है ए डी जे जो मान अभी हमने निकाला 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, वो पूरा मान यहाँ पे हमने रख दिया। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे a-1 का मान रखेंगे, a-1 का मान। ठीक है, तो a-1 का मान क्या होता है, तो a-1 का जो सूत्र है, ठीक है अभी पहले सूत्र निकाल लो। तो a-1 ए डी जे ए अपान ए होता है। तो a का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था, a का मान हमने -17 निकाला था। ए डी जे ए का मान कितना है, ये वाला मान है। तो पहले ऊपर में इसको मान लिखते हैं, ठीक है, और ए डी जे मतलब इसका मान कितना है 17, तो 17 का इसके साथ हल कर देंगे। देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देख लो 1/17 और ये इस तरह से बन जाएगा। समझ में आइए। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे देखो x बराबर b a-1 लिखा हुआ है, ये क्या है a-1, ये कैसे बनना होगा, तो देखो यहाँ पे ax इस तरह से इक्वल b ऐसे लिखा हुआ था। अगर मैं a को इस साइड ले जाऊंगा तो ये x बस यहाँ पे बचेगा और b अपान a हो जाएगा। a को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 लग जाएगा। समझ में आ गया। तो x का मान क्या बना था, b a-1 बना। समझ में आ गया ये पॉइंट। चलो देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, अब हमें b और ये a-1 दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करेंगे पहले, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो मान कितना रहा है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है गुणा कर दो तो देखो ये वाला मान प्राप्त हो गया। ठीक है, गुणा हो गया इसका। अब बचा क्या, -1/17। ठीक है, -1/17 बचा है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, हमने तो उन सभी को गुणा किया था। ठीक है, तो गुणा किए थे तो ये सभी के सभी जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ गुणा बस किया था, तो गुणा करने के बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया था कि ये थोड़ा गैप कर दिया हूँ। गैप नहीं होगा, इस सभी को पास में लिखना है आपको। ठीक है, ये -8 फिर -5 फिर -4 है, फिर ये सभी चीज़ों को पास में लिख लेना। फिर ये आ जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे 17 34 और -51 1/17। ठीक है, इसका अंदर भाग दे देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो माइनस, ये यहाँ पहले 17 है, यहाँ भी माइनस है, मतलब सभी में माइनस दिया हो, पहले माइनस तो काट दो। ठीक है, कट गया ये। अब 17 के साथ भाग दे दो तो 17 एकम 17 1 प्राप्त होगा, 17 दूनी 34 2 प्राप्त हो गए, 17 3 51 3 प्राप्त हो गया। तो एक्स वाई जेड का मान 1 2 3, यहाँ पे एक्स का मान 1 2 और 3 यहाँ पे प्राप्त हो गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में हमें सिद्ध करना है। तो देख लो सिद्ध क्या करना है, ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, उस पूरे मान को हमें सिद्ध करना है, इन तीनों को बराबर में सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ए का मान क्या दिया है, तो देखो यहाँ पे ए का मान दिया है 2 3 4 और -4 और 6 दिया हुआ है। तो
ए में अवयव ए आई जे का सहखंड ए आई जे है, ठीक है, तब क्या होगा, तो हमें A11, A12, A21 और A22 निकाल लेते हैं, ठीक है। सभी का मान यहाँ पे प्राप्त हो गया, तो देख लो यहाँ पे A11 का मान 6, A12 का मान 4, A21 का मान 3 और A22 का मान यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ये तो वर्ग वाला आव्यूह है ना, वर्ग वाला आव्यूह है, तो वर्ग वाले आव्यूह में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, आपको ये कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूज कहाँ पे करेगा मैं उसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 1 1 1 है, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो रहा है इसका घात, तो -1 का घात 2 हो रहा है, तो कितना आएगा, 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए ये जैसा है वैसा प्राप्त हुआ, ठीक है, इसका मान। लेकिन यहाँ पे देखो 2 और 3 है, 2 और 3 हो गए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 है यहाँ पे ना, तो 2 और 1 हो गए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हल करो कितना प्राप्त हो, -1। तो यहाँ पे जो मान है वो 4 था और इसके साथ माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस प्लस। इसी तरह देखो 2 और 1 यहाँ भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3, तो मतलब यहाँ भी -1 आ जाता है, यहाँ भी -1 का गुणा, तो -3 प्राप्त होगा। फिर 2 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है 2 गुणित 2 वाले आव्यूह के लिए। अगर आप ए का मान निकालोगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस रहता है, इसीलिए इसे ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या चेंजेस होगा, जब हम इसके मान रखेंगे तो A11, A12, A21 और A22, ठीक है। तो ये जो मान है ना, यहाँ पे जो लिखा है ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा ये, फिलहाल इसे आप लिख लो, चलो 22 लिख लो। यहाँ पे ये जो मान है उसे कैसे रखोगे, तो यहाँ पे देखो ये A11 का मान है, तो क्या हम A11 के मान को A11 में रखेंगे, तो हाँ रखेंगे बिल्कुल, -6, ठीक है, A11 के मान में रखा है। अब दूसरी बात ये है कि A12 का मान अपने स्थान पे नहीं रहता है, कहाँ पे रहेगा, 21 के स्थान पे आ जाएगा। तो देखो 21 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो 1 2 का मान हमें यहाँ पे रखना है फिलहाल यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे रख रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये जो रो है वो कालम में आता है और कालम को रो बना देता है, जो आव्यूह 2 का वर्ग वाला है वो वाला, ठीक है। इसीलिए ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं, अब सीधा हल करते जाना है, अब बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा, सीधा आप हल कर सकते हैं। ए का मान आपको पता है, सबसे ऊपर प्रश्न में दिया है, तो ए का मान ये रहा, ठीक है। एक के साथ अभी हमने जो ए का मान निकाले ना, ये मान इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दो, सिंपल से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये आ गया 12, ये माइनस में ये प्लस में, तो -12 आ गया। फिर क्या होगा, फिर ये 4 गुणा करेगा, 4 तिया 12, ये हो गया 12, ठीक है। ये हमेशा कैसे करते हैं जानते हो, ये जो कालम में होता है, ये गुणा कालम में करता है, इसे हम लिख लेते हैं सी, ठीक है, ये कालम में गुणा करता है, और ये जो होता है गुणा जो होता है वो रो में होता है, तो गुणा कालम में करते हैं कैसे, 6 दूनी 12, उसके बाद प्लस लगाओगे, फिर 4 तिया 12, देखो हो गया। इसी तरह से अगर इसको भी गुणा करोगे तो ये हो गया 3 दूनी 6, देखो -6 आ गया, और 2 तिया 6 आ गया। तो इसी तरह से इसे गुणा करते हैं, तो इसी तरह से हमने गुणा किया, तो देखो सभी मान गुणा होके यहाँ पे 0 0 प्राप्त हो गए, कट के 0 0 प्राप्त हो गए, एक मान आ गया 0 0। अब दूसरा हल करते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या निकालना है, A और इस बार आगे में न रख के पीछे में रखते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर वही मान प्राप्त होगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 आ गया, सेम वैसे ही गुणा करना है हमें। चलो अब लास्ट हल करके देखते हैं, अंतिम में हमें क्या करना है, सॉरी कहाँ पे है इसका आंसर, यहाँ पे देखो। चलो अब इसको भी देख लो, तो देखो A और I है, तो A का मान 0 प्राप्त हुआ था, तो पूरा मान 0 हो गया, और I का मान है, I का मान होता है 1 0 0 1 होता है, जब इसका भी गुणा होगा 0 के साथ पूरा मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना है, तो सभी में मान क्या प्राप्त है, 0 0। इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 2 3 जो है वो सब के सब सिद्ध हुए, क्योंकि सभी का मान 0 प्राप्त। चलो चौथा प्रश्न देख लेते हैं, तो चौथा प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करके क्या लाना है देख लो, तो सिद्ध करके हमें लाना है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1 हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलो इसको भी हल करते हैं, तो देखो यहाँ पे डेल का मान क्या रखेंगे, डेल का मान, ये पूरा डेल का मान बन गया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा डेल का मान। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अगर हम यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ये कॉलम है, ठीक है, ये वाला लेवल कॉलम है, तो कॉलम में अगर हम
यहाँ पे ए का गुणा कर देते हैं, ठीक है, ए का सभी में गुणा कर देंगे। तो इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, क्या बन गया, यहाँ पे देखो ए हो गया, यहाँ भी ए से ए का वर्ग बी हो गया और ए का वर्ग सी हो गया। समझ में आ गया, सभी में गुणा हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले जो कॉलम है इसमें बी का गुणा कर देंगे और तीसरे वाले कॉलम में सी का गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखे भी हैं। देख लो, पहले वाले कॉलम में ए का गुणा, ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में बी का गुणा, तीसरे वाले कॉलम में सी का गुणा कर दिए। तो जब हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो यहाँ पे 1/ABC ऑटोमेटिकली बाहर में लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अंदर में किए हैं तो बाहर में भी करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आपको समझना है। देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने गुणा तो कॉलम में किया, लेकिन हम मान जो है अब रो से निकाल रहे हैं, रो से बाहर निकाल रहे हैं। देखो, तो रो से हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ही यहीं पे देखना पड़ेगा, ए यहीं पे है, लेकिन हमने कॉलम में ए का गुणा किया था, लेकिन हम निकाल किससे रहे हैं, ए को रो से निकाल रहे हैं। यहाँ पे बी को रो से निकाल रहे हैं और सी को रो से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, सभी के सभी को रो से निकालें तो ए बी सी, ठीक है, दोनों कट गया लास्ट, चलो बाद में काटेंगे, पहले देख लेते हैं क्या बचेगा, ये वाला मान बस बचेगा। अब यहाँ पे R1/A, R2/B तथा R3/C वही चीज़ है जो अभी हमने निकाला ना, तो वही चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए लिखना पड़ता है संकेत में। ठीक है, देख लो, अब यहाँ पे ABC दोनों बराबर है तो दोनों कट गया, बचा क्या है, ये बस मान बचा है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, फिर से हमने क्या किया है, तो फिर हमें यहीं पे देखना है, यहीं पे, ठीक है, यहीं पे देखना है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये R1 है ना, R1 में मतलब ये पूरा क्या है, रो है ना, तो रो में मैंने क्या किया, ये रो मतलब R1 मान लो इसको, ये पूरा का पूरा R1 है, R1 में मैंने R3 को घटा दिया, सीधी बात है, R1 में R3 को घटाते हैं। तो देखो R1 में R3 को घटाया तो जो A था यहाँ पे माइनस, जो B है यहाँ पे भी माइनस, और C² -1 +1, ये दोनों जाके ऊपर माइनस हो गया। माइनस होने के बाद देखो कटने के बाद कितना प्राप्त होगा, तो देख लो यहाँ पे 1 0 -1 प्राप्त होगा, ये पूरा मान बचेगा। ठीक है, और जो संकेत हमें लगाना था यहाँ पे देखो मैंने संकेत भी लगा के बता दिया हूँ यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम C3 और C1 को जोड़ देंगे। तो देख लो C1 और C3 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो C1, ये हो गया C1 हो गया, सॉरी ये C1 है और ये C3 है। ठीक है, तो C3 में हम C1 को जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो C1 क्या हो जाएगा, C1 C3 बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, तो C1 C3 बनेगा। तो देख लो ये वाला मान इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, और ये वाला मान C² + A² बन गया, और A² C² + 1 + A²। ठीक है, जोड़ दिए। सांकेतिक ज़्यादा मायने रखता है, अगर सांकेतिक अगर एक बार आप समझ गए तो आसानी से हल कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलो आज जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में इसे देख लेते हैं। चलो इसके बाद क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो देख लो विस्तार हमने किया है, तो ये मान तो दोनों 0 था, इसका मान 0 हो जाएगा, सिर्फ इसके सापेक्ष में हम विस्तार कर रहे हैं। तो एक के सापेक्ष में विस्तार करेंगे, देखो यहाँ पे ये सिद्ध भी हो गया, समझ में आइए, हो गया। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न में भी हमें सिद्ध करना है, तो देख लेते हैं सिद्ध कैसे करोगे। तो ये रहा प्रश्न, चलो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न में हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो देख लो सिद्ध क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, ये पूरा का पूरा मान सिद्ध करना हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो दिया है क्या के, ए का मान हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद हमें A1, देखो A11, A12 और A13, यहाँ पे A11, A12 का मान है और यहाँ पे A13 का मान है। यहाँ पे A12 का मान देखो यहाँ पे है 46। ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब इसी तरह से देखो 21 का मान यहाँ पे है, 22 का मान है और 23 का मान है। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आते हैं तो 31, 32 और 33 का मान यहाँ पे आ गया, सभी समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के सभी मान निकल गए। अब मेन चीज़ क्या है, अब हमें सूत्र का उपयोग करना है। तो सूत्र देख लो, ये रहा सूत्र। ठीक है, इसी सूत्र में, लेकिन हमारे पास तो इन सभी का मान है, लेकिन इसका मान नहीं है, A11, A12, A13। तो इसका मान कहाँ से निकलेगा, तो पुनः हम प्रश्न में आते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न में आ जाओ, ये ए छोटे स्मॉल ए है ना, तो स्मॉल A11 है, ये स्मॉल ए मतलब स्मॉल ए का 1 2 है और ये 1 3 है, समझ में आ रहा है। तो यही मान हम यहाँ पे अब रखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो ये 1 1 का मान 1 2 और 1
3 का मान, फिर 2 1 2 2 2 3 स्मॉल में सभी के, तो सभी के मान जो अंदर में थे वही मान इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके मानों को सूत्र में रख देंगे। तो ये स्मॉल ए का है और ये बड़ा वाला ए का है, ठीक है। ये भी स्मॉल का है, ये बड़ा का है, फिर ये स्मॉल का, ये बड़ा का है। जैसे हम सूत्र में मान रखते हैं तो इसका मान आ गया 0। ये इस तरह से ये सिद्ध हुआ। समझ में आइए, ठीक है।